जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सहायक विकास अधिकारी की जो पदों में आज कैलेंडर भी आ चुका है। आपका अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो कि प्रस्तावित है। ठीक है, अगस्त 2022 में ये एग्ज़ाम होने वाला है और जो कि प्रस्तावित है, लगभग कंफर्म मान के चलिए तो इस हिसाब से ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स ऑल क्लास करके है और तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ओल्ड पेपर भी आप देख सकते हैं, वो भी आपकी प्लेलिस्ट में डाला गया है ओल्ड पेपर करके। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपका डाला गया है कंप्लीटली। उसके बाद बात करें, आज का जो टॉपिक है हमारा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आर्थिक विकास, समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में हम जानकारी लेंगे पूर्ण। ठीक है, तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ऑनलाइन स्टडी यूके को। ठीक है, तो बात करते हैं आर्थिक समृद्धि और जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आर्थिक समृद्धि होती क्या है? तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। किससे है? वास्तविक आय से है। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित समयावधि में, निश्चित टाइम पीरियड में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली जो रियल आय होती है, रियल इनकम होती है, उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यह एक क्या है? भौतिक अवधारणा है। ठीक है, कैसी अवधारणा है? भौतिक अवधारणा है। बात करें, यदि सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आपका, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि क्या? आर्थिक समृद्धि हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें अगर हम इनके मानक मान लेते हैं कि मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, और सकल घरेलू उत्पाद आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और पर कैपिटा इनकम जो होती है, प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अगर ये तीन चीजें, या किसी देश की, किसी राष्ट्र की ये चीजें, तीन चीजें अगर बढ़ रही हैं तो हम वो उसे क्या कह देंगे कि हाँ, ये देश, ये राष्ट्र क्या कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, अभी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि आर्थिक समृद्धि का जो संबंध रिलेटेड होता है वो होता है उत्पादन से, उत्पादन वृद्धि से संबंधित होता है ये, और जिसमें कि इसमें क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक समृद्धि में क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन होता है जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, ठीक है, और पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। ठीक है, यानी कि प्रसार यानी कि वृद्धि के साथ होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ गए होंगे कि आर्थिक समृद्धि होती क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है, किन किन चीजों पर ये निर्भर करती है। ये क्या होती है? वास्तविक आय होती है किसी निश्चित समय में। दूसरी चीज, इसमें जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम पे ये डिपेंड रहती है। अगर ये चीजें बढ़ेंगी तो किसी राष्ट्र की, अगर ये तीन चीजें बढ़ती हैं तो वो राष्ट्र क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर, इसमें क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और जो व्यापार होता है उसमें क्या होता है? उसमें परिणाम, उसका परिणाम क्या निकलता है? वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करें आर्थिक समृद्धि में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो किसी भी देश की, ठीक है, किसी देश की जो आर्थिक समृद्धि होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसका जो सबसे उपयुक्त मापदंड होता है, ठीक है, सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है उसका? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक है, पर कैपिटा रियल इनकम। ठीक है, पर कैपिटा रियल इनकम होती है। तो ये इसका ऑप्शनल बन सकता है आपका यहां से, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड कौन सा है। ठीक है, और भी दे देगा, तो कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि का हो गया ये इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास की। ठीक है, दूसरी चीज हमारी क्या थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ आपने जाना। इसके बाद हमारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, जो आर्थिक विकास की धारणा, आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है, यानी कि विस्तृत है, ठीक है। उससे हमारा क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो अधिक प्रसार वाला क्षेत्र है, ठीक है, अधिक व्यापक क्षेत्र है इसका आर्थिक विकास का, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो आर्थिक, सामाजिक, जो सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है कि आर्थिक समृद्धि जो होती है उत्पादन की वृद्धि से संबंधित होती है। वहां पे क्या होता है, उत्पादन मुख्य होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और यहां पे क्या होता है, आर्थिक विकास में उत्पादन के साथ साथ क्या होता है, एक तो सामाजिक आपका सोशियोलॉजी वाला सेक्टर हो गया, और एक कल्चरल सेक्टर हो गया, और इकोनॉमिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से यह संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो किससे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन जो उसमें क्या होगा, शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग, जो वस्तुएं क्या हो जाएंगे, ये आर्थिक विकास के मूलतः मानव विकास ही। तो ये चीजें क्या किस में काम आती हैं, ये जो चीजें होती हैं वो मानव के विकास में काम आती हैं। तो मानव के विकास में कल्चर किससे संबंधित है, राजनीति किससे संबंधित है, समाज किससे संबंधित है, मानव से ही तो संबंधित है। तो मानव का ही अगर विकास होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह देंगे, ठीक है। जिस राष्ट्र के मानव का अगर विकास होगा, उनमें रहने वाले लोगों का अगर विकास होगा, तो इन सभी चरों में, ठीक है, चर मतलब राजनीतिक, सामाजिक, जीवन प्रत्याशा, पोषण अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलेंगी, तो वहां का क्या होगा, मानव का विकास होगा, ठीक है, लोगों का विकास होगा। तो हम उसे क्या कह देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह देंगे कि आर्थिक विकास हुआ है इस राष्ट्र में, ठीक है। तो बात करें, ये क्या होती हैं, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं आदि होती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम आर्थिक विकास में, जो भारतीय मूल के नोबेल विजेता थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो थे हमारे अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या कहा था कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है किन्होंने, अमर्त्य सेन ने, ठीक है। जिसका तात्पर्य क्या है, जीवन पोषण और आत्मसम्मान, और तीसरी चीज क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है। इन चीजों ने उन्हें क्या कहा कि जीवन पोषण अच्छा होना चाहिए, एक आत्मसम्मान से मनुष्य जिए, ठीक है, वहां के लोग क्या जिए, आत्मसम्मान से जिए और स्वतंत्र होकर जिए। तो यही क्या है, इनके अनुसार एक उनका आर्थिक विकास समझा इन्होंने, ठीक है। इसके बाद एक महबूब उल हक थे, ये वास्तव में कहां के थे, पाकिस्तान के थे, और ये जो महबूब उल हक थे वो आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई मानते हैं, और इस रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया कि कोई भी, चाहे गरीबी किसी भी प्रकार की हो, तो उससे लड़ाई अगर हम लड़ रहे हों, चाहे पोषण में कमी हो, चाहे पैसों की कमी हो, इससे अगर हम लड़ाई, अगर शिक्षा की कमी हो, अगर उससे हम लड़ रहे हैं, तो वो क्या है, आर्थिक विकास, वहां पे आर्थिक विकास के लिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है। तो गरीबी क्या है, गरीबी विरुद्ध, जो गरीबी के विरुद्ध क्या है, लड़ाई का जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है, महबूब उल हक ने। और हमारे जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन जी, तो उन्होंने कौन सा दिया है, आर्थिक विकास को उन्होंने अधिकारिता तथा क्षमता का विस्तार कहा है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है, जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता आती है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें आर्थिक जो समृद्धि और आर्थिक विकास होता है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक समृद्धि केवल क्या होती है, परिमाणात्मक होती है, ठीक है। जो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है इसमें, जैसे कि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों में परिवर्तन, जिनका परिमाणात्मक क्या होता है, माप संभव हो, वो ही परिवर्तन होते हैं इसमें, ठीक है। और आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। इसमें क्या जुड़ जाता है, एक तो गुणात्मक जुड़ जाता है एक्सेट्रा, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या जुड़ता है, परिमाणात्मक जुड़ता है, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और क्या होता है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, तो गुणात्मक परिवर्तन में राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन होता है, तो हम कह देंगे आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है जो विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की माप और विभिन्न देशों में उनके विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने की जो 5 दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, उनमें अलग अलग देशों ने क्या करे हैं, अलग अलग अपने क्या करें, तुलनात्मक स्थिति को ज्ञात करने के लिए 5 दृष्टिकोण अपनाए हैं। ठीक है, इनके जो 5 दृष्टिकोण हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है आपका आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम। ठीक है, बेसिक नीड्स अप्रोचेज जो होती है, बेसिक नीड्स अप्रोचेज। ठीक है, आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम, इस दृष्टिकोण का प्रतिवेदन कब किया गया था? 1970 में किया गया था। ठीक है, किसने करा था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा हम बात करें, जो आपका दूसरा है वो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI इसे कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हो गया, PQLI। इनकी फुल फॉर्म भी अगर पूछी जाती है तो इनको भी आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक हो गया। इसमें क्या होता है, तो जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम होता है, इसका प्रतिवेदन जो करा था, इसका जो प्रस्तुत करा था वो जॉन टिनवर्जन और मॉरिस डेविड मॉरिस थे, उन दोनों ने करा था। इनने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर इसका प्रत्यावेदन किया था। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए करा था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 चीजें दी इसमें, इस विधि में इन्होंने क्या करा, रहन सहन का स्तर यानी कि जो आर्थिक विकास की तुलना में 3 आंकड़े प्रस्तुत किए। ठीक है, इन्होंने क्या दिए, 3 सूचकांक दिए। कौन कौन से? इन्होंने पहला दिया शिशु मृत्यु दर दिया, जिसमें कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया। दूसरा हो गया वयस्क सजगता जो एडल्ट लिटरेंसी रेट होता है। और तीसरा आपका होता है 1 आयु वर्ष की। ठीक है, 1 आयु वर्ष की जो जीवन प्रत्याशा होती है, लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट एट एज फर्स्ट में, उसकी औसत मान का उपयोग इन तीनों में किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 आंकड़े इन्होंने दिए। इन 3 आंकड़ों में इनका क्या था कि जो 0 होता है, 0 से 100 पैमाने पर था ये। ठीक है, पैमाना अगर पूछता है तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो PQLI का जो पैमाना होता है 0 से 100 तक होता है। ठीक है, 100 तक होता है। इसके बाद हम बात करें, इसमें जो होता है, जो जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम है वो फिजिकल क्वांटिटी और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है PQLI। ठीक है, PQLI जो है आपका अधिकतम क्या होता है, मूल्य 100 होता है। जो स्केल बताई है हमने, अधिकतम मूल्य उसमें 100 होता है और न्यूनतम मूल्य कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति माना जाता है। अगर 100 की ओर, ये चीजें कौन कौन सी चीजें, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सेप्टेंसी, बाल मृत्यु दर और साक्षरता, इनमें बाल मृत्यु दर में कमी होगी, साक्षरता में वृद्धि होगी, जीवन प्रत्याशा में ज्यादा वृद्धि होगी, तो जो क्या अधिकतम मूल्य क्या होगा उसका 100 होगा और न्यूनतम मूल्य कितना होगा, 1 होगा। और जो 100 की ओर बढ़ना, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इनमें अच्छी स्थिति होगी इन तीनों चीजों में, इन तीनों इंडेक्स में, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें आर्थिक जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होगा। ठीक है, तो ये इसका इंडेक्स था। अब तीसरी चीज जो दी थी, 5 में से तीसरी जो चीज, शक्ति समता विधि की हम बात करें तो इसको परचेजिंग पावर पैरिटी जो इंडेक्स होता है, ठीक है, मेथड होती है, ये इस विधि का जो सबसे पहले प्रयोग 1993 में 1993 में किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने किया था। ठीक है, और आजकल जो विश्व बैंक क्या करता है, इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए करता है। इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लें। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बैंक है वो किस आधार पर रहन सहन के स्तर की तुलना करता है, तो क्रय शक्ति समता विधि। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। ठीक है, PPP मेथड हो गया ये। ठीक है, PPP मेथड यानी कि P फॉर परचेजिंग, पावर, पैरिटी मेथड। ठीक है, तो PPP मेथड हो गया ये, क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि में जो
GR कैसल ने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है, GR कैसल ने, ठीक है, GR कैसल ने इसका प्रतिपादन किया था। और इसके अंतर्गत किसी देश की जो सकल राष्ट्रीय आय होती है उसके किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त न करें, ठीक है। तो उस देश के जो भीतर होता है मुद्रा की क्रय शक्ति उसके आधार पर व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय जो होती है उसे के लिए पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त नहीं किया जाता है, उसको किससे व्यक्त किया जाता है, भीतर मुद्रा की जो क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में हमने बताया कि विश्व बैंक इस विधि का प्रयोग कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके रहन सहन से ही कर रहा है, ठीक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समता जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो उसकी जो दृष्टि से PPP जो है उसमें आपका दृष्टि से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कौन से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इससे बड़ी कौन सी हैं, दो, एक तो अमेरिका है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर आपका चाइना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें निवल आर्थिक कल्याण, निवल आर्थिक कल्याण की हम बात करें जो चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर इसे न्यू भी कहते हैं। तो निवल आर्थिक कल्याण बराबर क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं इसमें ली जाती हैं, ठीक है। तो ये पूछा भी गया है आपका जो न्यू है, न्यू का निवल आर्थिक कल्याण काफी जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको इसमें क्या लेते हैं, गृहिणियों की सेवाएं भी लेते हैं प्लस में, ठीक है। आधुनिक नगरीकरण की हानियां, उत्पादन में छिपी लागत किसमें से निकल जाएंगे, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो होता है न्यू GNP से हो जाएंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे आपके उत्पादन जो अप्रत्यक्ष लागत तथा आधुनिक नागरिक जो नगरीकरण की हानियां होती हैं प्लस तथा गृहिणियों की सीमाएं होती हैं, ये आपका किससे माइनस हो जाएंगे, GNP से, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, आप इसे नोट जरूर कर लें। इसके बाद सैमुएल्सन का यह मत है कि जो निवल आर्थिक, एक अर्थशास्त्री हैं अपने सैमुएल्सन, इनने क्या मत दिया था कि निवल आर्थिक कल्याण जो होता है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर न्यू जो होता है वो लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करता है, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि ये जो न्यू है, न्यू लोगों के जो जीवन निर्वाह होता है आप उसमें क्या करता है, ये सही सुधार में सही सुधार की जो माप करता है वो सही करता है, ठीक है। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था, डेली और कॉब ने दिया था, 1989 में दिया था, ठीक है, 1989 में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जीवन की जो गुणवत्ता में सुधार होता है, गुणवत्ता में सुधार हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की माप, इसे हम लेते हैं क्या, आर्थिक विकास की माप लेते हैं कि जो सुधार की माप के लिए विलियम नॉर्दास ने और जेम्स टॉबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर म्यू क्या दिया था, इन्होंने म्यू दिया था, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर दिया था, इसकी धारणा इसने दी थी और जिसे बाद में सैमुएल्सन ने क्या कर दिया, उसे संशोधित करा था, इसने क्या कर दिया, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कर दिया न्यू, ठीक है। के बाद हमारा जो आता है टॉपिक आपका मानव विकास सूचकांक HDI, ठीक है, आपने सुना होगा ये बहुत बार, मानव विकास ह्यूमन आपका डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करें तो इस जो सूचकांक प्रतिपादन कब करा गया था, 1990 में किया गया था, ठीक है। HDI का किसने करा था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो UNDP है उससे जुड़े अर्थशास्त्री कौन, महबूब उल हक, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कौन किसने करा था इसका, तो HDI का प्रतिपादन किसने करा था, महबूब उल हक तथा उनके जो सहयोगी थे AK सेन और सिंगर हंस ने किया था। कब किया था, 1990 में किया था, ठीक है। कब किया था, 1990 में किया था। इनके द्वारा जो विकास मानव जो ये विकसित मानव विकास सूचकांक है वो 3 चरों पर आधारित है, ठीक है, 3 सूचकांक पर ये आधारित है। कौन कौन से बात करें, मानव विकास सूचकांक के 3 आधारभूत आयाम हैं, कौन कौन से, ज्ञान, जन्म
जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है, और क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर हो गया। ठीक है, यानी कि दीर्घ एवं दीर्घ और स्वस्थ जीवन। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ज्ञान को क्या कह सकते हैं, ज्ञान और शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन और नॉलेज एंड एजुकेशन हो गया, और जीवन निर्वाह स्तर। ठीक है, जीवन निर्वाह स्तर। तो एचडीआई 3 चीजें हैं एचडीआई में, कौन कौन सी हैं? एक तो जीवन, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन हो गया। ठीक है, और ज्ञान, दूसरा हो गया आपका ज्ञान और शिक्षा हो गया, तीसरा हो गया जीवन निर्वाह का स्तर। ठीक है, ये कैसे हैं करके। तो बात करें तो मानव विकास के सूचकांक का जो उच्चतम मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव विकास का जो सूचकांक का उच्चतम जो मान होता है वो हाई स्कोर जो होता है 1 होता है। और जो मानव विकास सूचकांक में क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का सूचकांक है। तो ये कौन तैयार करता है मानव विकास से एचडीआई रिपोर्ट? ये करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, इसे तैयार किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, तो वर्ष 2010 में इन तीनों आयामों को परिभाषित किया गया था, तथा मानव जो ये 3 आपके जीवन, यानी कि कौन कौन से? आपका ज्ञान और शिक्षा हो गया, दीर्घ स्वास्थ्य एवं जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन हो गया। ठीक है, और जीवन निर्वाह का स्तर हो गया। ये 3 चीजों को परिभाषित किया गया था 2010 में। ठीक है, तो उनके तरीके में उनका क्या आया? उनके विकास में उसी लिए बदलाव भी आया उनके तरीके में। ठीक है, अब क्या किया जाता है? ये संदर्भ इनके लिए जाते हैं। ठीक है, अब मानव विकास में जो स्तर है उसका पता निम्न 4 सूचकांक के संदर्भ में लगाया जाता है। ठीक है, तो एक तो क्या क्या होता है? अब जो 4 सूचकांक दिए हैं, अब 4 सूचकांक इसमें दे दिए गए हैं, पहले 3 थे, अब 4 हो गए हैं मानव विकास का। ठीक है, तो मानव विकास का जो सूचकांक है वो 4, यानी कि कौन कौन से? इन इक्वलिटी एडजस्ट मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी है उसके द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर 2020, ठीक है, ये करंट में आ जाएगा आपका। ठीक है, 2020 के रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंक है 131 है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में भी ये पूछा गया था एग्जाम हाल ही में जो हुआ है। ठीक है, तो ये 131वीं रैंक भारत की एचडीआई में है। और जो गत वर्ष कितनी थी? गत वर्ष जो रैंक थी 129वें स्थान पर भारत था यहाँ पे। ठीक है, 129वें स्थान पर भारत था यहाँ पे। ठीक है, तो बात करें विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2022 की जारी की गई है हाल ही में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जो शुक्रवार 18 मार्च को जारी करी है, ठीक है, 2022 में, और इसको क्या कहते हैं? विश्व प्रसन्नता सूची, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ठीक है, ये जारी की गई थी। तो इस रिपोर्ट में सबसे टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिनलैंड, दूसरे में डेनमार्क है, तीसरे में आइसलैंड है, चौथे में स्विट्जरलैंड और 5वें में नीदरलैंड। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 84वें स्थान पर है, हमसे भी हैप्पीनेस में है नेपाल। ठीक है, और 94 नंबर पे 94 में है कौन? बांग्लादेश है, हमसे भी अच्छी स्थिति में। पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में था 121वें में। ठीक है, और 127वें में श्रीलंका, जो भारत का था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपका 136वें स्थान पर भारत था। ठीक है, 136 में भारत था और 146वें स्थान पर लास्ट में कौन था? अफगानिस्तान था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क की तरफ से कौन करता है इसको प्रतिपादन? संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क के द्वारा इसे प्रतिपादित किया जाता है। और इस सूची में 146 देशों को शामिल किया गया था इस बार। फिनलैंड लगातार कितनी बार? 5वीं बार टॉप में रहा, और अफगानिस्तान इस बार इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा था। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी ये 2022 की। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की हम बात कर रहे थे पहले, तो मानव विकास सूचकांक में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। अब मानव विकास सूचकांक जो एचडीआई है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें जो 2010 से पहले मानव विकास का आकलन, जीवन प्रकाश, साक्षरता
और जीवन की जो प्रति व्यक्ति आय होती है उस पर की जाती थी। 3 चीजों पे हमने बताया था आपको, ठीक है। लेकिन 2010 में क्या करते हैं, 2010 में इनका आकलन करते हैं। उसमें क्या होता है, दीर्घ आयु, स्वस्थ जीवन और ज्ञान पहुंच और सम्मानजनक जीवन स्तर आधार पर की जाती है, इसके स्तर पर, ठीक है। तो इसमें जो आते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा आता है, इसमें सबसे पहले आता है, इसके 3 इंडेक्स हो जाते हैं। 3 इंडेक्सों में से ये कौन कौन से आते हैं, 3 इंडेक्सों में से ये आते हैं इन इक्वलिटी एडजस्ट मानव विकास सूचकांक, ठीक है, कौन, IHDI, ठीक है, IHDI हो गया, इन इक्वलिटी एडजस्ट मानव विकास सूचकांक। यह मानव विकास के प्रत्येक आयामों में से असामान्यता को समायोजित करता है, ठीक है, क्या करता है। और बात करें, और इनके क्या करता है, असामान्यता के वास्तविक स्तर को यह दर्शाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक संभावित स्तर को दर्शाता था, ठीक है। किसको, ये क्या करता है, मानव विकास सूचकांक का जो असामान्यता को वास्तविक स्तर को दर्शाता है, ठीक है, IHDI। और आपका IHDI तो क्या दर्शाता है, असामान्यता को वास्तविक स्तर को दर्शाता है, जबकि जो मानव विकास होता है आपका जो मानव विकास सूचकांक, वो क्या दर्शाता था, संभावित को दर्शाता था, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। IHDI क्या दर्शाता है, वास्तविक स्तर को दर्शाता है, और ये क्या दर्शाता था, मानव विकास सूचकांक HDI आपका वो दर्शाता था, संभावित विकास स्तर को दर्शाता था, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है लैंगिक विषमता सूचकांक GII, ठीक है। लैंगिक विषमता सूचकांक की बात करें तो यह सूचकांक महिलाओं की वंचना को दर्शाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार जैसी चीजों को शामिल किया गया है, ठीक है। ये चीजें शामिल की गई हैं इसमें GII में, और इन चीजों को शामिल किया गया है। और जो GII होता है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच विषमता के कारण मानव विकास के ह्रास को दर्शाता है। जब पुरुष और महिलाओं में क्या हो जाती है, उनमें विषमताएं होती हैं, बीच में खाई होती है, ठीक है, यानी कि काफी चीजें विषमताएं देखने को मिलती हैं, तो उनके रूप में ये दर्शाता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच में विषमता को दर्शाता है। और इसमें क्या होता है, 0 से 1 के बीच में ये विचरण करता है, ठीक है। और बात करें शून्य, जो पूर्ण समता है, शून्य क्या होती है, पूर्ण समता होती है, और 1 है पूर्ण विषमता, ठीक है। शून्य पूर्ण समता होती है और 1 क्या होती है, आपकी पूर्ण विषमता होती है, ठीक है। इसकी स्थिति को ये दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसमें निम्नलिखित संदर्भ सम्मिलित किए जाते हैं, कौन कौन से संदर्भ इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित प्रसव, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर कितने में, ठीक है, कितने में होती है, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित प्रसव में कितनी माताओं की मृत्यु होती है प्रसव के समय, यह है एक आपका, ठीक है, लैंगिक विषमता सूचकांक में। दूसरा आपका फैक्टर जो है वयस्क है 15 से 19 साल में, ठीक है, वयस्क 15 से 19 साल। तीसरा आपका जो है सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्तर की जो शिक्षा है, ठीक है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की जो स्तर की शिक्षा हासिल करना है, ठीक है, और कितनी महिलाएं कर रही हैं, कितने पुरुषों ने किया, उसका जो विषमता होगी उसमें नापा जाएगा, ठीक है। और लेप्सर फोर्स पार्टीशन रेट, ठीक है, LFPS, ठीक है। तो बहुआयामी जो लेप्सर फोर्स पार्टीशन रेट LFPS, ये 4 आपके चर हैं इसके, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक है, MPI। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या होता है, यह एक सूचकांक जो व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर की पहचान करता है, ठीक है। ये इसकी क्या करता है, पहचान करता है। यह सूचकांक क्या करता है, व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में की पहचान करता है, ठीक है। और ये जनसंख्या के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो बहुआयामी निर्धनता का शिकार है, ठीक है, जो क्या है, बहुआयामी MPI का शिकार होती है, उसका ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और इसमें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ठीक है, जीवन स्तर हो गया, से संबंधित कुल 10 उपमानक होते हैं, ठीक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इसमें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जो MPI होता है, इसमें 10 क्या दिए हैं, 10 उपमानक दिए हैं। 10 उपमानक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 5 साल की स्कूली शिक्षा से वंचित, ठीक है,
तो कौन कौन से आते हैं MPI में, इसके 10 जो आपके वो हैं आपके, ठीक है, जो उप मानक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सबसे आता है शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित क्या होता है कि 5 साल की स्कूली शिक्षा से वंचित लोग कितने हैं, ठीक है, और स्कूल में जाने योग्य बच्चों का जो स्कूल में नामांकन नहीं है, कितने बच्चों का नामांकन नहीं है, ये इस आधार पर भी बनता है। ठीक है, दूसरा इसका जो है स्वास्थ्य से संबंधित की बात करें, कुपोषण, ठीक है, कुपोषित बच्चे कितने हैं, और शिशु मृत्यु दर यानी कि प्रति 1000 जीवित प्रसव में शिशु मृत्यु दर कितनी है, उसके बारे में जानकारी। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो आपका आता है, इसमें तीसरा आता है आपका जीवन स्तर से संबंधित। ठीक है, तो जीवन स्तर से संबंधित, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक तो जीवन स्तर आता है आपका, दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित आता है, तीसरा आता है आपका शिक्षा से संबंधित, 3 चीजें। ठीक है, ये ऑप्शनल में भी बन सकता है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से बहुआयामी निर्धनता के उप सूचकांक, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, एक तो आपका शिक्षा से संबंधित हो गया, एक स्वास्थ्य से संबंधित, और दूसरा आपका हो गया जो आपका कुपोषण स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, और जीवन स्तर से संबंधित हो गया। ठीक है, तो जीवन स्तर में कौन कौन से हैं, बिजली नहीं है, स्वच्छता पेयजल में कमी, स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त जो ईंधन है उसका अभाव है। ठीक है, यानी कि गैस नहीं है, लकड़ी में खाना बना रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, कार 4 पहिया वाहन नहीं है उनके पास, क्योंकि ये जीवन स्तर में ही है ना, जीवन में जो जो चीजें चाहिए वो चीजें उनके पास उपलब्ध नहीं है जीवन को सरल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें, तो मानव विकास का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। न्यूनतम मान की बात करें 0 होता है। ठीक है, इनको भी जरूर नोट कर लें। तो 1 होता है मानव विकास का अधिकतम मान, न्यूनतम मान 0 होता है। तो 1 अधिकतम मानव विकास की स्थिति है। अगर 1 पहुंच जाता है किसी देश का, तो वहां क्या हो रहा है, मानव का जो ह्यूमन डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत पूरा हो चुका है। और 0 में क्या की बात करें तो 0 अगर होता है तो मानव विकास स्थिति की स्थिति क्या है, खराब है, बहुत ही खराब है, निर्दयीय है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो सतत विकास की बात करेंगे। ठीक है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। सतत विकास की जो अवधारणा आई 1987 में, 1987 में आई, जिसमें पर्यावरण एवं विकास के विश्व आयोग की रिपोर्ट में आवर मैन फ्यूचर्स नाम से प्रकाशित एक रिपोर्ट आई थी। उसमें सर्वप्रथम ये चीजें उभर के सामने आई थी। ठीक है, कौन सी बुक में आया था, ये अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर हो गया। अवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में पर्यावरण एवं विकास के विश्व आयोग, ठीक है, तो इस रिपोर्ट में आया था अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो ये इस नाम से प्रकाशित की गई थी रिपोर्ट। तो जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि वह विकास जो वर्तमान की जरूरतों को भावी पीढ़ी की अपनी जरूरतों की क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सस्टेनेबल सतत विकास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा सतत विकास कहलाता है, यानी कि जिसमें कहा गया कि वह विकास जो वर्तमान की जरूरतों को, वर्तमान में कोई अगर हमारी जरूरत है तो वो भावी पीढ़ी की अपनी जरूरतों की क्षमता से समझौता किए बिना, ठीक है, अगर हम आज से 50 साल अपने बच्चों को देखें तो उन बच्चों के जो पीढ़ी की जो उनकी जरूरतों के साथ समझौता किए बिना अगर हमारा विकास हो रहा है तो क्या होगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है किसमें छपा था, आपका अवर कॉमन फ्यूचर में छपा था। ठीक है, जो पर्यावरण एवं विकास के विश्व आयोग की रिपोर्ट थी उसमें ये छपा था। ठीक है, तो इसकी बात करें 1992 में रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें जहां इसके महत्व को स्वीकार किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो महत्व को स्वीकार कब किया गया, तो कब किया गया, रियो डी जेनेरियो में किया गया 1992 में, 1992 में। ठीक है, और वही 2002 में एक सतत विकास स्तर पर आयोजित जो विश्व सम्मेलन हुआ था उसमें जोड़ा गया, ये प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, तो इसे कब हुआ था,
इसी पे एक जो पृथ्वी सम्मेलन, इसके बाद जो एक इसी के महत्व पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 2002 में एक आयोजन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था विश्व सम्मेलन। उसमें क्या करा था कि इसमें संघर्ष जो प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, तो इसमें हम बात करें कि इसके बाद जो आता है, इसके बाद आपका दिल्ली उद्घोषणा 2002। ठीक है, इसे क्या कहा गया, दिल्ली में हुआ था ये। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था ये। कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसे क्या कहा जाता है, दिल्ली उद्घोषणा 2002। ठीक है, सतत विकास पर अंतरराष्ट्रीय विधि के 7 मूल सिद्धांत है। ठीक है, 7 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, 7 मूल सिद्धांत इनमें से प्राकृतिक संसाधनों के सत इस्तेमाल को सुनिश्चित करने का जो राज्यों का कर्तव्य है। ठीक है, ये कहा गया था नंबर 1। ठीक है, तो प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे वन है, प्रकृति जो हमें संसाधन देती है, उनका जो इस्तेमाल है, ठीक है, उनका जो सही इस्तेमाल है, सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने का राज्यों का कर्तव्य है। ठीक है, हर किसी राष्ट्र का यह कर्तव्य रहेगा। दूसरा हो गया आपका गरीबी उन्मूलन और साम्यता। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और साम्यता। तीसरा आपका हो गया मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में क्या आ गया, प्रकृति, संसाधन एवं प्राकृतिक तंत्र के संदर्भ में सतर्क नजरिया रखना। ठीक है, और चौथा आपका हो गया जन भागीदारी एवं सूचना एवं न्यायालय। ठीक है, और छठा आपका होता है, पांचवा आपका होता है सुशासन। ठीक है, सुशासन। और आपका सातवां होता है, आपका छठा होता है आपका समान किंतु विभेदकारी दायित्व सिद्धांत। और आपका जो दिल्ली उद्घोषणा का 7वां वक्तव्य था, जो मूल सिद्धांत था, वो मानव संसाधनों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय तथ्यों के बीच तालमेल पर है। ठीक है, तालमेल पर है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से लेट हो जाता है वीडियो, तो बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, जिससे कि आगे को वीडियो बनाने के लिए हम भी प्रेरित होते रहें। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दें वीडियो को। बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।